हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा ऑफलाइन बैच जो है वो 1 अप्रैल से जो है स्टार्ट होने जा रहा है, सुबह 7 से 8, 8 से 9। तो ऑफलाइन बैच में जो हमारे बनमनखी के बच्चे हैं, जो आसपास के बच्चे हैं, उन सबों का स्वागत है। और ऑनलाइन बैच तो लॉन्च हो ही गया है। तो आप ऑफलाइन संभव हो तो ऑफलाइन आइए, ऑनलाइन संभव है तो ऑनलाइन पढ़िए। तो पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर में पदार्थ क्या है और इसके जो भौतिक गुण है वो क्या क्या भौतिक गुण है। चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ कितनी अवस्थाएं में हमारे परिवेश में पाई जाती है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो बिना लेट किए हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ किस किस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो आप देख रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद जो है फिर क्या करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो सामान्यतः पदार्थ की जो है कितनी अवस्थाएं होती है, या मुख्य रूप से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है। वो तीनों अवस्थाओं के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठीक है। इस चीज़ को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। ये 3 अवस्था कौन कौन सी अवस्था है? ठोस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद द्रव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। उसके बाद क्या है, गैस, ठीक है। तो इस चीज़ का क्या करना है, ख्याल रखना है। पदार्थ जो है मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में ही हमारे प्रकृति में पाई जाती है, मुख्य रूप से। वैसे अगर आप देखिएगा ओवरऑल तो 5 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं। लेकिन मुख्य अवस्था जो है वो 3 अवस्था है। ये ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है और गैसीय अवस्था है, ठीक है। इस चीज़ का क्या करना है, ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, एक एक करके आगे, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे ठीक है, एक एक करके इन सब चीज़ों को देखेंगे। चलिए, अब एनसीईआरटी जो है आपको ये तीनों अवस्था आपके शरीर के उदाहरण से ही आपको समझाना चाह रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे आसपास जो इन 3 अवस्था में पाए जाते हैं। ईंट सॉलिड होता है, जो पानी हम लोग पीते हैं वो लिक्विड होता है, और जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं वो क्या होता है, या जो आप टायर में भरते हैं, गुब्बारा में भरते हैं, वो क्या होता है, गैसेस फॉर्म में होता है, गैसीय अवस्था में होता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहला है हड्डी और दांत, जो ठोस अवस्था में पाया जाता है हमारे शरीर में, जो, ठीक है, बोन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे शरीर में जो तीत पाया जाता है, ये सब सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद ब्लड, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, हमारे शरीर में जो रक्त होता है, जल द्रव अवस्था होता है, या हमारे शरीर में जो एंजाइम है, हमारे शरीर में जो हार्मोन है, ठीक है, जो भी म्यूकस है, ये सब किस अवस्था में होता है? ये सब के सब किस अवस्था में होता है? तो ये द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? तो द्रव अवस्था में होता है। इस चीज़ का क्या करना है, ख्याल रखना है, ठीक है। अब फेफड़ों में, ठीक है,
हवा, जो हवा में हम लोग सांस लेते हैं वो किस अवस्था में है, तो वो गैसीय अवस्था में है। किस अवस्था में है, तो गैसीय अवस्था में है। तो इन सब चीज़ों का क्या करना है, ख्याल रखना है। अब है जो ये पदार्थ की ठोस अवस्था है, इसके क्या क्या गुण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, तो एक एक करके हम लोग इसको क्या करेंगे, देखेंगे, इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। तो ठोस अवस्था में जो पदार्थ पाया जाएगा उसका क्या होगा, आकार और आकृति निश्चित होगी। आकार और आकृति निश्चित होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा कि निश्चित आकार होगा। ठीक है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती है। स्पष्ट सीमाओं का मतलब क्या है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई फिक्स होता है। उसके जो अपने क्रिस्टलीय स्वरूप होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है। उसके बाद 3 में निश्चित स्थिर आयतन होता है। इन अवस्थाओं का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम फिक्स होता है, ये वॉल्यूम बदलता नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद इनकी संपीड़ितता नगण्य होती है और ये दृढ़ होते हैं। ठीक है, इसकी जो संपीड़ितता है वो नगण्य होती है। डैट मीन्स जो ठोस पदार्थ है उसको प्रेशराइज करके उसमें बल लगाने से आप उसको क्या कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का क्या करना है, ख्याल रखना है। वो टूट सकता है, वो चूर चूर हो सकता है, लेकिन वो दब के छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है। ये नगण्य होता है, न के बराबर होता है। और एक चीज़ और ध्यान में रख लीजिए, ठोस पदार्थ का घनत्व, ठोस पदार्थ का घनत्व, जो घनत्व होता है वो घनत्व किसका, ठोस पदार्थ का, वो क्या होता है, उच्च होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व सबसे उच्च होता है, द्रव से, गैस से, ठीक है, बहुत अधिक होता है। इसलिए वो क्या है, ठोस रूप में पाया जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ठोस पदार्थ का जो है क्या क्या गुण है, क्या धर्म है। तो आकार और आकृति निश्चित होगी, इनका जो सीमा है वो स्पष्ट होगा, ये निश्चित या स्थिर आयतन का होगा, इसकी आयतन जो है वो फिक्स होगा। उसके बाद ये क्या होगा, असंपीड्य होगा, मतलब आप इसको प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, बल लगा के इसको कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ना के बराबर कर सकते हैं। उसके बाद घनत्व जो है वो घनत्व क्या होगा, उच्च होगा। वो घनत्व क्या होगा, उच्च होगा। तो इस चीज़ का क्या करना है, ख्याल रखना है। ठीक है, कुछ इसके अपवाद हैं। अपवाद हर जगह पाया जाता है, तो यहाँ पे भी इसके क्या हैं, कुछ अपवाद हैं। उस अपवाद को हम लोग देखते हैं, क्या क्या अपवाद है। ठीक है, उस अपवाद को चलिए हम लोग देखते हैं। तो अपवाद में क्या है, ठीक है, अपवाद देख लेते हैं। अपवाद देखिए, बल लगाने से रबर बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटाने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। तो रबर जो है, रबर वो इलास्टिक होता है। ठोस अवस्था में पाए जाने के बावजूद भी वो इलास्टिक होता है, और इलास्टिक की वजह से ही वो क्या होता है, जब आप उस पर बल लगाते हैं तो बड़ा हो जाता है, छोड़ देते हैं तो अपने जगह पे ही आ जाता है। ठीक है, यह अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबर बैंड जो है वो टूट जाता है। ठीक है, तो ये अपवाद है, एक रबर अपवाद है। मतलब ये अपनी आकृति को, अपने आकार को क्या करता है, बढ़ाते घटाते रहता है एक्सटर्नल बल के कारण। दूसरा, ठोस पदार्थ में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ये पिछले दिन भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठोस पदार्थ जिन कणों से, जिन परमाणुओं से मिलके बना होता है, उन परमाणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है। यही वजह है जो वो क्या है, ठोस रूप में है, उसकी निश्चित आकार है, आकृति है और उच्च घनत्व है। ठीक है, इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। अगर वो परमाणु जिससे वो बना है, वो कण ज़्यादा मूवमेंट करेगा तो उसकी आकृति में, उसके आकार में क्या होगा, परिवर्तन होता रहेगा, और आसानी से वो अपने रूप को चेंज कर देगा और वो ठोस नहीं रहेगा। शर्करा और नमक, शर्करा बोले तो शुगर, चीनी, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं जबकि ये सॉलिड फॉर्म में है?
सॉलिड का भी अपना रूप होता है जो क्रिस्टलीय फॉर्म है, और क्रिस्टलीय फॉर्म होने के कारण जैसे आप चीनी को क्या कीजिएगा, जग में डालिएगा तो जग के जैसा हो जाएगा, एक बाउल में डालिएगा तो बाउल के जैसा हो जाएगा, गिलास में डालिएगा तो गिलास के जैसा हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही होता है। ठीक है, जिस पात्र में रखते हैं उसी पात्र के हिसाब से क्रिस्टल अपना रूप ले लेता है। जबकि ये गुण जो है द्रवों का होता है। द्रव जितने प्रकार के द्रवीय रूप के पदार्थ हैं उसको जिस पात्र में रखा जाता है उसी पात्र की आकृति को क्या करता है, ग्रहण करता है। लेकिन सॉलिड में जब क्रिस्टलीय फॉर्म हो तो क्रिस्टलीय फॉर्म भी वही करता है, तो ये अपवाद है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। सामान्यतः अन्य बुक में इस तरह की चर्चा आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये एनसीईआरटी है, अपना स्टैंडर्ड जो है शुरू से बना के रखी है, तो इस चीज़ का क्या करना है, ख्याल रखना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट वाला क्या है कि हाथ से दबा कर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण स्पंज के छिद्रों में हवा भरी रहती है, और जैसे ही आप उसको दबाते हैं तो हवा जो है उससे निकल जाती है, और जैसे आप छोड़ देते हैं फिर वातावरण से हवा को क्या करती है, कंज्यूम कर लेती है। ठीक है, तो ये सब अपवाद है, इसको ध्यान में रखना है। ओवरऑल अगर देखें तो ठोस पदार्थ की जो आकृति होती है, जो आकार होता है, जो आयतन होता है, ठीक है, जो उसके घनत्व होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इस बात का ख्याल रखना है, यही गुण है ठोस पदार्थ का। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग दूसरे, ठीक है, दूसरे अवस्था की ओर मूव करते हैं। ठीक है, दूसरा अवस्था क्या है हम लोगों का, दूसरा अवस्था क्या है हम लोगों का, तो दूसरा अवस्था है हम लोगों का क्या, द्रव अवस्था। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे पानी, दूध, जो तेल हम लोग लगाते हैं, जूस, हमारे रगों में रक्त जो दौड़ रहा है वो। ठीक है, चलिए द्रव तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। ये गुण जो है फर्स्ट गुण है। जितने भी प्रकार के तरल पदार्थ होते हैं उन सब में जो गुण होता है वो बहाव का गुण होता है, वो फ्लो का गुण होता है। इसलिए पानी जो है कहीं अगर गिर गया है तो अपने ढलान के हिसाब से क्या करता है, बहने लगता है। लेकिन ठोस पदार्थ को अगर कहीं आप रख दीजिए तो वो यहीं स्थिर रहता है। ठीक है, चलिए दूसरा गुण क्या है कि द्रव कोई स्थिर आकार नहीं होता है, वे बर्तन के आकार के होते हैं या बर्तन के आकार ले लेते हैं। द्रव का अपना जो है कोई आकृति नहीं होती है, कोई आकार नहीं होता है। जिस पात्र में आप रखिएगा उसी पात्र के रूप को क्या करेगा, धारण कर लेगा। तीसरा, द्रव का निश्चित आयतन होता है। आयतन निश्चित होता है, इस बात का ख्याल रखें, लेकिन आकार और आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, द्रव बहुत कम संपीड़ित होता है, इसमें संपीड़न का जो गुण होता है कम होता है। सबसे ज़्यादा संपीड़न का गुण किस में होता है, गैसों में होता है, गैसीय पदार्थों में होता है। ठोस में न के बराबर, नगण्य, और लिक्विड में थोड़ा सा होता है। लिक्विड में थोड़ा सा होता है कि आप प्रेशराइज करके क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कंप्रेस्ड करके उसमें कंटेनर में और डाल सकते हैं, या थोड़ा सा उसके रूप में इसे बदल सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द्रव के कणों का आकर्षण बल, द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। ठीक है, जो आकर्षण बल पाया जाता है द्रवीय अवस्था वाले पदार्थ के बीच, उसी के वजह से उसका क्या होता है, आयतन फिक्स होता है। अगर ये आकर्षण बल जो है किसी रूल्स में ना हो, बंधन में ना हो, लिमिट में ना हो, तो फिर इसकी जो स्थिति है वो गैसीय अवस्था वाली हो जाएगी। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे, गैस जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है, ठीक है, उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, विसरण करती है। विसरण करने का मतलब है ये फैलती है। ये क्या करती है, फैलती है। विसरण का मतलब होता है हवाओं में मिलना, हवाओं में मिलना, फैलना, घुलना। ठीक है, और यह जलीय पौधे और जीव पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण पानी में सांस ले पाते हैं।
यही ये दोनों के दोनों जो पदार्थ हैं ये क्या जल में क्या होते हैं, ठीक है, घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। और घुलनशील होने के कारण ही जो, ठीक है, क्या होता है, जलीय जीव होता है। जो क्या होता है? जलीय जीव होता है। वो अपना, ठीक है, श्वसन का जो प्रक्रिया है, जो सांस लेने की क्रिया है वो कर पाता है। वो क्या करता है? कर पाता है। क्योंकि जल में घुलनशील ऑक्सीजन को ही वो क्या करता है? श्वसन क्रिया में लेता है, सांस में लेता है। अब ये कैसे कर पाता है? तो उसके पास इसके लिए अपना पर्सनल ऑर्गन है, अपना मैकेनिज्म है, ठीक है, वो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे क्या है? आगे क्या है? तो आगे ये है, ठीक है, आगे क्या है? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में विसरण अत्यधिक होता है, ठोस अवस्था में कम होता है। क्योंकि कणों में गति द्रव अवस्था में जो है अधिक होती है, ज़्यादा होती है, और ठोस अवस्था में कणों की गति कम होती है। क्यों? क्योंकि ठोस का मतलब है सबसे ज़्यादा जहाँ क्या हो, अट्रैक्शन फोर्स हो कणों के बीच, और सबसे कम गैप हो, ठीक है, और ज़्यादा अट्रैक्शन के वजह से मूवमेंट नहीं हो पाता है। अगर किसी को आप अच्छे से बांध दीजिए खंभे में, तो क्या करेगा वो? खंभे को हिलाएगा, शरीर को हिलाएगा? संभव नहीं है। लेकिन उसी को आप थोड़ा ढीले करके बांधिए तो खंभे को तो नहीं हिलाएगा, लेकिन अपना शरीर को हिला के वो रस्सी या जो भी चीज़ से आप बांधे हैं उसको तोड़ के भागने का कोशिश ज़रूर करेगा। तो यही वजह है जो द्रव अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? कम होता है। किसके तुलना में? किसके तुलना में? तो सॉलिड के तुलना में। किसके तुलना में? सॉलिड के तुलना में। और इसी वजह से क्या करता है? ये विसरण जैसे क्रियाओं को संपन्न करता है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो हमने ठोस अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थों के गुण के बारे में पढ़ा और द्रव अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थों के गुण के बारे में पढ़ा। विसरण या प्रसरण जो है एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है? पदार्थ मिलता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलता है। ये हवा, डैट मीन्स जो जलीय अवस्था वाले पदार्थ होते हैं, या द्रव अवस्था वाले पदार्थ होते हैं, या गैसीय अवस्था वाले पदार्थ होते हैं, आपस में ऐसा करते हैं। जैसे हवा में बहुत सारा गैस क्या है? मिला हुआ है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, धुआं भी है। कैसे है? तो ये मिला हुआ है विसरण के द्वारा, ठीक है। उसी तरह से जल है, जल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, घुला हुआ है, तो ये भी विसरण है। तो इस चीज़ का क्या करना है? ख्याल करना है। इस चीज़ को क्या करना है? देखना है, सोचना है, समझना है। चलिए अब हम लोग अगले पेज की ओर प्रस्थान करते हैं। और अगले पेज में क्या है? जो पदार्थ की तीसरी महत्वपूर्ण अवस्था है उसके बारे में जो है जानकारी है, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं, उस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारा जो काम है वो बहुत आसानी से हो जाए, समय का बचत हो। ये जो आप देख रहे हैं ये एनसीईआरटी की क्या है? बुक है, उसी का ये पीडीएफ है। हम इसको पैनल पे लगाए हैं और आसानी से क्या कर रहे हैं? देख के पढ़ा रहे हैं। यही अगर पैनल नहीं होता तो बोर्ड पे एक एक लाइन हम लिखते, उसमें टाइम लगता। तो उसके वजह से ये जो है टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है। अब आप लोग भी इसका जो है आनंद लीजिए और मज़े से पढ़िए। चलिए अब हम लोग तीसरी अवस्था के बारे में जिक्र करते हैं। तीसरी अवस्था जो है हम लोगों का वो क्या है? गैसीय अवस्था है, गैसेस स्टेट्स है, ठीक है।
गैसीय अवस्था के पदार्थों के क्या क्या गुण होते हैं, तो सबसे पहला गैसों में बहाव होता है। जो द्रव अवस्था होता है उससे भी तेज़ी से गैस क्या करते हैं, बहाव करते हैं, इसलिए हवाएं चलती है, ठीक है, और तेज़ी से एक जगह से दूसरे जगह जाती है। और रास्ते में कहीं बगीचा मिल गया तो उसके सुगंध को भी ले जाती है, या रास्ते में कोई पशु मरा हुआ है तो उसके बदबू को भी ले जाती है, यही वजह है, ठीक है। चलिए, तो ये गैसों में संपीड़न अधिक होता है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है, इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर के अंदर जो है गैस को कंप्रेस्ड करके बहुत ज़्यादा मात्रा में भरते हैं, और अंदर जाके वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है या कंडेंस हो जाता है। उसके बाद जैसे ही वातावरण में आता है फिर गैसीय फॉर्म में आ जाता है, तो उसको आसानी से हम लोग कर देते हैं। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है, डैट मीन्स इसकी आकृति, इसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा परफ्यूम ऐसे यहाँ पे पुश करेंगे, ये पूरा रूम जो है क्या होगा, फैल जाएगा। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कुछ भी फिक्स नहीं है, जहाँ तक वो हवाओं में फैल सकती है वो फैल जाएगी, ठीक है। चौथा, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता। पाँचवा, गैस में कोई निश्चित आयतन नहीं होता, गैस के निश्चित आयतन भी नहीं होते हैं। 1 लीटर आप गैस लीजिए, उसको 5 लीटर के सिलेंडर में डाल दीजिए, पूरे 5 लीटर में फैल जाएगा। उसी 1 लीटर के गैस को आप 15 लीटर के सिलेंडर में डाल दीजिए, उस 15 लीटर में भी फैल जाएगा। डैट मीन्स वही 1 लीटर है। अब देखिए अपने आयतन को क्या कर रहा है, पात्र के हिसाब से धारण कर रहा है। तो गैसों की आकृति, आकार, ठीक है, आयतन, ये सब निश्चित नहीं होता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब क्या है आगे का गुण, गैसों में कण इधर उधर घूमते रहते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। गैसस स्टेट में जो एटम्स होता है, जो पार्टिकल्स होता है, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सब के सब स्वतंत्र होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, घूमते रहते हैं, और उनके आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव सबसे ज़्यादा होता है। आकर्षण बल कम होने का क्या मतलब है कि उसके बीच कोई जो बंधन है एक एटम का दूसरे एटम के बीच अट्रैक्ट करने का, वो बहुत ही कम होता है, इसलिए दूर दराज में कण मंडराते रहते हैं, इसलिए उसका रूप भी जो है क्या है, निश्चित नहीं है। गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसलिए गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसी बर्तन का आयतन को क्या करता है, धारण कर लेता है या घेर लेता है, ठीक है। अब अभी मैंने उदाहरण बताया था 1 लीटर और 5 लीटर का सिलेंडर, 1 लीटर और 15 लीटर का, उसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेज़ी से गति करते हैं, और इसी कारण जो है आपस में और बर्तन की दीवारों पर टकराते रहते हैं, और बर्तन के दीवारों पर टकराने के बाद जो है एक दाब उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल लगने के कारण जो है वहाँ क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, दाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब भी कहते हैं, ठीक है। ये जितने भी गैसीय पदार्थ हैं उन सबों का ये क्या है, मौलिक गुण है कि जिस कंटेनर में है, जिस पात्र में है, जिस बर्तन में है, उसके आंतरिक दीवारों पे बल लगाना, दाब उत्पन्न करना, ये काम जल भी करता है, डैट मीन्स द्रव अवस्था के भी पदार्थ करते हैं, लेकिन उससे कम करते हैं, ठीक है, कि उसमें मोमेंट कम होता है, ठीक है। इस चीज़ का क्या करना है, ख्याल रखना है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों में किस किस तरह का गुण पाया जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है, पदार्थ की अवस्था अपने रूप को बदलते कैसे हैं, ये एक रूप को छोड़ के दूसरे रूप में जाते कैसे हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। तो पिछले दिन मैंने बताया था आपको कि ताप और दाब वो फैक्टर है जो पदार्थ के रूप को क्या करता है, चेंज करता है, एक दूसरे में बदलता है, जिसमें जो सबसे स्टार फैक्टर है, जो सबसे स्टार कारक है, वो कारक के बारे में मैंने आपको बताया था 1 नंबर में। तो वो क्या था, तापमान। वो क्या था, तापमान, ठीक है, ताप के बारे में बताया था। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, दाब के बारे में, ठीक है, कि ताप और दाब
वो कारक है जो पदार्थ के रूपों में परिवर्तन लाता है। तो इसमें स्टार मार दीजिए, किसमें? टेम्परेचर में, तापमान में। तापमान फर्स्ट फैक्टर है। तापमान जो है पहला कारक है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जो है परिवर्तन होता है, ठीक है। सबसे पहला है ठोस, फिर है द्रव, फिर है गैस। ठोस अवस्था में क्या पाया जाता है? बर्फ पाया जाता है। बर्फ को जैसे ही क्या मिलेगा? बर्फ को जैसे ही क्या मिलेगा? हीट मिलेगा। ये क्या होगा? बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा। अब बर्फ जब पिघलना शुरू हो जाएगा तो ये बर्फ का जो ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा धीरे धीरे पिघल के क्या हो जाएगा? पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और आसपास के सरफेस पे क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, ठीक है। तो किस में आ जाएगा? द्रव अवस्था में आ जाएगा। और फिर इसी द्रव अवस्था को जब आप क्या करेंगे? और ज़्यादा हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाष्प में। जब वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये ऊपर की ओर, ठीक है, उड़ने लगेगा, समझे? वातावरण में जाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे जो हम लोगों ने क्या किया? हीट दिया है। हम लोगों ने क्या किया? हीट दिया। तो हीट क्या है? तापमान है, टेम्परेचर है। ठंडा करना या गर्म करना या किसी चीज़ का ठंडा होना या गर्म होना, ये क्या है? तापमान है। तापमान क्या है? तो तापमान एक कारक है जो किसी भी वस्तु के टेम्परेचर को और उसका जो कूलिंग है उस चीज़ को बताता है, कितना हॉट है और कितना कूल है। उसी चीज़ को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर बर्फ़ पानी में परिवर्तित हो जाती है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था में दो तरीके से हम लोग परिवर्तन लाते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। पदार्थ के भौतिक अवस्था में ये परिवर्तन है, ना कि पदार्थ के रासायनिक अवस्था में। भौतिक अवस्था में परिवर्तन होने के बाद पदार्थ का जो रूप होता है उससे पुनः हम लोग क्या करते हैं? मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम लोग देखते हैं। ये क्या है? ये आइस क्यूब है, ये बर्फ़ का एक टुकड़ा है। इसको जब आप क्या करेंगे? जब आप इसको गर्म करेंगे, जब आप इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? जल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जल में। और ये क्या है? ये है बर्फ़। ये क्या है? ये है आइस। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बताइए? जल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे? इसको कूलिंग करेंगे। क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, ठीक है, ठंडा करेंगे, तो ये क्या होगा? फिर से बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स तापमान में परिवर्तन के बाद हम इसको क्या करते हैं? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इस तरह की क्रिया हम लोग करते हैं। दैट मीन्स अपने मूल स्वरूप को ये नहीं छोड़ता है, सिर्फ अवस्थाओं में परिवर्तन आती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब सेम चीज़ है दैनिक जीवन में। इसके उदाहरण से आप समझ सकते हैं। आप क्या करते हैं? कभी कभी टी शर्ट पहन लेते हैं और लूजर पहन लेते हैं, अलग दिखने लगते हैं, थोड़ा सा एथलेटिक्स पर्सन के जैसे, स्पोर्ट पर्सन के जैसे। आप क्या करते हैं? थ्री पीस पहन लेते हैं, टाई बेल्ट टाई लगा लेते हैं, ऊपर से जो है कोट लगा लेते हैं, जेंटलमैन दिखने लगते हैं। तो उससे आपका रूप चेंज होता है, ना कि आप जो खुद इंसान है, आपका जो व्यक्तित्व है वो चेंज हो गया है, आप राम से श्याम बन गए हैं, ऐसा कोई भी जो है वहाँ पे काम नहीं होता है। तो सेम यहाँ वही है। उसी कारक को अपने को क्या करना है? देखना है, समझना है, जानना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। एक्सपेरिमेंट को भी समझना ज़रूरी है। अगर आप एक्सपेरिमेंट को नहीं समझते हैं तब विज्ञान को जो है एक तरह से आप नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि विज्ञान का मतलब ही है ऐसा ज्ञान जो एक्सपेरिमेंट पे आधारित हो,
जो कंक्लूजन पे आधारित हो, जो ऑब्जर्वेशन पे आधारित हो। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये है बर्नर। बर्नर से आग निकलती है और उसके ऊपर जो है इस तरह का एक सीट रखा जाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं, जिसके ऊपर ये सीट रखा जाता है। फिर उसके ऊपर जो है ये गोल पेंदी वाला फ्लास्क होता है। फ्लास्क जो है इस तरह के, ठीक है, इस तरह के जो कांच का पात्र होता है उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लास्क कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लास्क कहते हैं। ठीक है, और इससे पहले जो मैं बताया था इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बीकर। क्या कहते हैं इसको कहते हैं बीकर। अलग अलग पात्र का केमिस्ट्री में अलग अलग नाम होता है। ये सब केमिस्ट्री का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये फ्लास्क है। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, थर्मामीटर है। ये थर्मामीटर वही थर्मामीटर है, ठीक है, जो लेबोरेटरी में काम आता है। आपने पढ़ा होगा जूनियर सेक्शन में थर्मामीटर का प्रकार। तो थर्मामीटर दो तरह का होता है सामान्यतः, एक जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इंसान के टेम्परेचर को मापने वाला, और एक लेबोरेटरी में यूज करने वाला थर्मामीटर होता है, ये वही थर्मामीटर है। और ये क्या है, ये लोहे का स्टैंड है जो इन सभी को क्या किया हुआ है, व्यवस्थित किया हुआ है। ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ये जो फ्लास्क के अंदर लिक्विड है, जो वाटर है, ये अपने रूपों को क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब भी जानना ज़रूरी है, ये सब को भी समझना ज़रूरी है। जब आप समझिएगा तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग पदार्थ के तीनों अवस्था के बारे में अच्छे से देख लिए हैं। उसके बाद आगे जो है हम लोग और भी चीज़ों को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम एक चीज़ और बता दें आपको, चलिए उसके बाद ये टॉपिक पे आएंगे। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा जो हम लोग पढ़े हैं उससे अलग टॉपिक है, इसलिए उस टॉपिक पे आने से पहले अभी जो मैं बता रहा हूँ वो ज़रूरी है, उस चीज़ को देखिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का वो होगा। ये जो पदार्थ की तीन अवस्था है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, एक तो कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था है। दूसरी कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था है। और तीसरी जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, तीसरी जो अवस्था है वो गैसीय अवस्था है। ठीक है, अब इसके रूपों में चेंजिंग कैसे होता है देखिए। इसके रूप में सबसे पहले तो इसको आप घेर लीजिए ताकि ये जो डिज़ाइन है वो अच्छे से दिखे आपको। ठीक है, अब ये रूप बदलेगा कैसे, तो ये ऐसे बदलेगा। ठीक है, ठोस द्रव में तब आएगा, ठोस, फिर से सुन लीजिए, ठोस द्रव में तब आएगा जब आप इस चीज़ को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, फिर ये द्रव जो है ये गैस में तब आएगा जब इस चीज़ को आप पुनः गर्म करेंगे। ठीक है, समझ गए। अब चलिए अब रिवर्स चलते हैं। क्या चलते हैं, रिवर्स चलते हैं। रिवर्स में क्या है, गैस द्रव में तब आएगा जब इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठीक है, समझ गए। अब फिर इधर से क्या करेंगे, इसको फिर ठंडा करेंगे। क्या समझे, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठंडा ढ, ठीक है। तो इस चीज़ का क्या करना है, ख्याल रखना है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो प्रक्रिया है ये अलग प्रोसेस है, और यहाँ से यहाँ तक का जो प्रक्रिया है ये अलग प्रोसेस है। यहाँ से यहाँ का जो प्रक्रिया है वो अलग प्रोसेस है, और यहाँ से यहाँ का जो प्रक्रिया है वो अलग प्रोसेस है। इस चीज़ को ख्याल में रखना है। ये ठोस से द्रव, ठोस से द्रव, जब ठोस से कोई चीज़ द्रव होता है तब उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं द्रवीकरण। क्या कहते हैं, द्रवीकरण कहते हैं। और इसी चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग,
मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, मेल्ट होना, सॉलिड का पिघल के लिक्विड में जाना, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं इस चीज़ को क्या कहते हैं? इवोपोरेशन कहते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये प्रक्रिया है जिसको क्या करना है? एक एक करके जानना है, एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। और यहाँ से यहाँ देखिए गैस जो है धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है? द्रव में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये चीज़ क्या कहलाता है? इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ठीक है, संघनन कहते हैं। ये कंडेंसेशन कहलाता है और द्रव का ठोस में कन्वर्ट होना। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, या इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? ठोसीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये रूप है, इस रूप को क्या करना है? पढ़ना है। इस रूप को क्या करना है? जानना है कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, और फिर गैस से द्रव, द्रव से ठोस। अब जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक इसी पे बेस्ड है, इसी पे बेस्ड है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे इसी पे बेस्ड है। देखिए यहाँ, ठीक ना, कि किस तरह से जो है, किस तरह से ठोस उष्मा देने पे द्रव में, और द्रव उष्मा देने पे गैस में, और गैस को ठंडा करने पर द्रव में, और द्रव को ठंडा करने पर ठोस में आता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के रूप में। समय हो चुका है, वीडियो को लंबा नहीं करना है ताकि आप आसानी से देखें और आपको थोड़ा सा बोरिंग फील ना हो। तो चलिए, आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो आप हमसे जुड़िए, पढ़ाई कीजिए, और अब जो है आगे का जर्नी जो है स्टार्ट कीजिए। ठीक है, वैसे सभी लोगों को धन्यवाद जो वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। ठीक है, उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाकी वैसे बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो हकदार हैं, जो 9th क्लास के हैं, जो 10th क्लास के हैं, जो 8th क्लास के हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर ऐसा करेंगे। ये एक तरह का सपोर्ट होगा हमारे दर्शकों की ओर से हमारे संस्थान के लिए। ठीक है, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।